हेलो बच्चों। तो बेटा हम नेशनल इनकम कर रहे थे, है ना। बेटा नेशनल इनकम में लास्ट क्लास में मैंने वो क्या करवाया था, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड कन्वर्जन का एक पोर्शन स्टार्ट करवाया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन जो है पॉज पे करते हैं थोड़ी देर के लिए और हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, तो हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को ही हम आज जो है उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। बेटा लास्ट क्लास में कन्वर्जन जब मैंने स्टेप स्टार्ट करवाया था आपको, कन्वर्जन बेटा जब मैंने आपको शुरू करवाया था, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, कन्वर्जन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन समझ आ गया तो आधा नेशनल इनकम खत्म है। कन्वर्जन अगर समझ नहीं आया तो टोटल कहानी डेड है। देखो आप फॉर्मूले रट लोगे। देखो इसके इस टॉपिक के अंदर बहुत से फॉर्मूले हैं हमारे, 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड से सिर्फ फॉर्मूले रटने और कुछ नहीं करना। देखो फॉर्मूले आप लोग रट लोगे, वो मैं रटवा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपने अप्लाई करा, आंसर आ जाएगा। पर एक कन्वर्जन एक इकलौती ऐसी चीज है, जब तक अगर आप ये नहीं समझोगे आपकी नेशनल इनकम क्लियर नहीं होगी। फॉर्मूले रटने के बाद आपकी वैल्यू 0 है अगर आपको कन्वर्जन करनी नहीं आई तो। कन्वर्जन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 ही चीज़ें सीखनी है बेटा आपको। सबसे पहली चीज़ जो है वो करवाई थी कल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन। याद होगा आपको बेटा। पहले तो आपको एक बात बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट को जो है बेटा हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट को बेटा आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं बेटा मैं इसको। इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। बेटा ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना एक चीज डिस्कस करने जाऊंगा बेटा पहले आप लोगों से। अब कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारा अभी नेशनल इनकम नहीं चल रहा या कोई और बुक चल रही है। तो बेटा एक बात अपने कान में डाल लो, सबसे पहले तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा, या आपके स्कूल के अकॉर्डिंग क्या चला रहे हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड में आपका हर एक चैप्टर आएगा और जो भी चैप्टर वो करवा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये आपका। अगर ये चैप्टर हाथ से निकल गया मैक्रो खत्म हो जाएगी आपकी पूरी। अभी बेटा वैसे ही हम बड़े मुश्किल समय से चल रहे हैं, तो बेटा जो हम वीडियोस बना रहे हैं अभी इसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए, तभी हम लोग इसको तभी हम इसको अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग इससे पढ़ो और सीखो। वरना आप अपना टाइम भी डेड करोगे और हमारा भी टाइम डेड करोगे। ऐसा ना हो, इससे समझा रहा हूँ। जो भी मैं करवा रहा हूँ, जिस भी ऑर्डर से करवा रहा हूँ, जैसे भी करवा रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते जाओ। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। समझ आ रहा है यहाँ तक? अब हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ चलते हैं बेटा। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, कन्वर्जन के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट बताई थी बेटा मैंने आपको। तो इसको पहले रिकैप देता हूं फिर हम आगे चलेंगे बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी किसी भी चीज के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो हमारी क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है, वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार खरीदी, कार ली कितने की बेटा, 40 लाख की। 40 लाख की आज मैंने कार खरीदी। आफ्टर 1 ईयर उस गाड़ी की कीमत हो गई 30 लाख की। दोबारा से मेरी बात सुनो, मैंने एक 40 लाख की गाड़ी खरीदी
आफ्टर 1 ईयर उस गाड़ी की कीमत कितनी होगी बेटा? 30 लाख रुपए की होगी मेरी गाड़ी की कीमत। तो यहां मेरी गाड़ी कितने से गिर गई? 10 लाख से गिर गई कीमत। इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? डेप्रीसिएशन। इसको मैं क्या कहूंगा? डेप्रीसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट डिफरेंस समझना है अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बेस्ट तरीका है बेटा आपका। मैंने जो गाड़ी खरीदी थी, ये मेरी गाड़ी परचेज्ड है, मैंने गाड़ी परचेज करी है, मतलब कि मैंने गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करी थी कितने की? 40 लाख की। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी या मैंने जो गाड़ी खरीदी वो मेरे लिए क्या है? एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये एक तरीके से मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गई। और 1 साल बाद जो उसकी कीमत है, आज कीमत कितनी है? उसकी कीमत है 30 लाख रुपए। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये मुझे उसकी करंट वैल्यू के बारे में बता रहा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था बेटा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का बेटा मतलब था कि मैंने कितने की गाड़ी खरीदी थी, आज मेरे बेटा उसकी कीमत कितनी हो गई? 30 लाख की होगी। तो वो क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट है। नेट इन्वेस्टमेंट करंट वैल्यू बताएगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको परचेज वैल्यू बताएगी। समझ आया सबको यहां तक? तो बेटा यहां पर देखते हैं हम, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का यूज हो रहा है। किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता, तो इसीलिए ये हमारी एक बिग अमाउंट होती है। नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लग चुका होता है तो वैल्यू गिर जाती है, इसको हम इसलिए स्मॉल अमाउंट कहते हैं। ये हमारी स्मॉल फिगर है। समझ आया बेटा आपको यहां तक सबको? इतना क्लियर है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट समझने को निकालनी है। नेट इन्वेस्टमेंट मेरे को गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? मेरे लिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 30 लाख की गाड़ी थी, मेरी नेट इन्वेस्टमेंट हो गई है, मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जाना है। अगर तो मतलब मैंने गाड़ी कितने की खरीदी थी, आज मेरी गाड़ी की कीमत है 30 लाख। आज मेरी गाड़ी की कीमत कितनी है? 30 लाख। कितने से वैल्यू गिर गई उसकी? 10 लाख से गिर गई। तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस कर दूंगा। तो प्लस क्या करूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन। समझ आया बेटा आपको यहां तक सबको? तो प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन। क्यों करूंगा प्लस? क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट है मेरी। अगर मुझे बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट से अगर मुझे बड़ी अमाउंट पर जाना है तो मैं प्लस करूंगा ना। क्या प्लस करूंगा? डेप्रिसिएशन। अब मुझे नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मुझे गिवन है, ये अमाउंट बड़ी होती है। बड़ी अमाउंट से मुझे छोटी अमाउंट पे जाना है, तो छोटी अमाउंट जाने के लिए मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, कम कर दूंगा। क्या करूंगा? कम। डेप्रिसिएशन। समझ आया? इतनी कहानी क्लियर हुई? या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये मुझे दी हुई है परचेज वैल्यू, मुझे ये करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू जाने के लिए मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। मुझे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज वैल्यू चाहिए, मुझे आज की वैल्यू गिवन है, तो परचेज वैल्यू पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा। तो ये छोटी सी बेटा की कहानी थी एक। ये कुछ समझ नहीं आया तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है? ये वाली आपकी जो अमाउंट होती है ये स्मॉल अमाउंट होती है। अगर मुझे बड़ी अमाउंट पर जाना है, इसको बड़ा करना है, तो प्लस करूंगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बिग अमाउंट होती है, अगर मुझे छोटा करना है तो मैं माइनस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन खत्म कहानी। इसको बेटा नोट कर लो, इसको ऐसे नोट कर लो। तो बेटा इतना आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज और बेटा मैं आपको बताता हूं, डेप्रिसिएशन के जो ऑल्टरनेट नेम थे, जैसे कि ऑल्टरनेट नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा? डेप्रिसिएशन को बेटा एक तो हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस
या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटा 3 ऑल्टरनेट नेम है आपके डेप्रिसिएशन के। ये बेटा मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो बेटा यार सारा नोट कर लो, ये भी नोट कर लो बेटा आप, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो बेटा नोट कर लिया होगा, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा अपने कन्वर्जन के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है बेटा, हमने ग्रॉस और नेट सीख लिया, तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फैक्टर कॉस्ट और बेटा आपका एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हम एफसी कहते हैं और मार्केट प्राइस को हम एमपी कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट आप बेटा कह सकते हो एक तरीके से आप फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वो कॉस्ट जो कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेएबल है। एक होती है बेटा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को कैसे बताऊं? द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट द अमाउंट विच इज बीइंग पेएबल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको लिखना है तो बेटा आप लिख लो, दोबारा से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से लिख लो बेटा। आप फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है, लिखना शुरू करो, अपना पेन और पेंसिल उठा लो बेटा, जो भी पेन पेंसिल है पेपर पे लिखना शुरू करो। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज बीइंग पेएबल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच इज बीइंग पेएबल टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेएबल है वो हमारी क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम एफसी भी कह सकते हैं। फिर बेटा एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। द प्राइस विच इज बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस। समझ आया सबको यहां तक बेटा? फिर से कह रहा हूं, द अमाउंट विच इज बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस। The amount which is being offered in the market is known as market price। तो लिख लिया बेटा आप सबने ये। अब मैं आगे चलता हूं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल है तो बेटा पहले आपके पास समझ लो बेटा। मैं गया मैकडी गया मैं। मैकडी में बर्गर मिलते हैं, सबको पता ही है। समझ लो बेटा, आपको पता क्या है, जो मैकडी में बर्गर मिल रहे होते हैं ना, जो लिस्ट प्राइस होती है, जो उन्होंने प्राइस लिखे होते हैं ऊपर मेन्यू के अंदर, उसके ऊपर वो हमारा, जैसे आपने समझ लो बर्गर देखा 30 रुपए का बर्गर है, आपको 30 का नहीं मिलेगा, वो उस अमाउंट के ऊपर वो टैक्स लेते हैं, उसके बाद वो आपको बर्गर मिलता है। मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट कुछ भी कह लो आप, फैक्टर कॉस्ट 30 रुपए का बर्गर, वो 30 रुपए तो मैकडॉनल्ड्स को मिलेंगे, और 30 रुपए के ऊपर जो भी वो अमाउंट ले रहे हैं वो किसको मिलेगी? गवर्नमेंट को। वो क्या है? आपका टैक्स है। कौन सा टैक्स है? वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी मैं समझाता हूं आपको। एक एग्जांपल देखो बेटा जरा। बर्गर लिया, एक बर्गर ले रहे हो आप जिसकी वैल्यू 30 रुपए है, 30 रुपए का बर्गर है, प्लस मैकडी वाले उसके बाद क्या लेते हैं? आपसे टैक्स लेते हैं। टैक्स में एग्जांपल ले रहा हूं 10 रुपए का। फिर मार्केट प्राइस कितना हो जाता है बेटा आपका? उसका 40 रुपीज। आपको अपनी जेब से 40 रुपए देने पड़ रहे हैं उसके बाद। समझ आई यहाँ तक कहानी? दोबारा सुनो, 30 रुपए का बर्गर था, ये उसका कॉस्ट प्राइस है जो आपको मेन्यू में लिखा होता है। ये कॉस्ट प्राइस गिवन है जो मेन्यू में लिखा होता है। ऊपर मेन्यू में 30 रुपए लिखा हुआ है। आपने जब वो ऑर्डर प्लेस करा, उसने 10 रुपए का टैक्स और जोड़ दिया। टैक्स कौन सा लगता है बेटा हमारा? जीएसटी। कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी टैक्स लगता है। उसके बाद हमारे को अपनी जेब से कितना पैसा देना है? 40 रुपए देना है, तो वो मार्केट प्राइस हो गया। समझ आई यहाँ तक कहानी? बस खत्म। अब कहने की मेन मुद्दे की बात क्या थी मेरे लिए? मेन
कि फैक्टर कॉस्ट जो होती है बेटा ये स्मॉल अमाउंट होती है और मार्केट प्राइस जो है ये बेटा हमारी बिग अमाउंट है एक। यहां तक समझ आया बेटा सबको? इतनी कहानी क्लियर हुई है? और आगे चलो बेटा, अब मैं ध्यान से देखो बेटा, जरा 30 का बर्गर था, 10 रुपए का मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं, मुझे कितने का पड़ा बर्गर? 40 का पड़ा। तो मार्केट प्राइस 40 है, कॉस्ट है 30 रुपए। कॉस्ट एक तरीके से फैक्टर कॉस्ट हो गई, ये एक तरीके से मेरी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। टैक्स लगाया और मेरा मार्केट प्राइस निकल के आ गया। अब टैक्स जो होता है ना बेटा, आपके दो टाइप के टैक्स होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और एक होता है बेटा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपके टाइप्स हैं, एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा अब आपका एक ही है सिर्फ, जिसका नाम है जीएसटी। समझ आइए यहां तक? तो सबसे बेस्ट याद करने का तरीका क्या है? जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्स हैं सब डायरेक्ट हैं। समझ आया? जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्स दिख जाए आपको, वो क्या है? सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुई कहानी? बाकी हम आपको अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, तो मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल में जो कि मैंने आपको शो किया है। समझ आया बेटा यहां तक? अब आ जाओ आप मेन कंसेप्ट पे जो मैंने आपको आज पढ़ाना है। ये कन्वर्जन का सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, ग्रॉस नेट में चेंज करना। अब हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस चेंज करना सीखेंगे बेटा। अभी हम फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि समझ लो मैक्सिमम बर्गर कितने का था? 30 का था। जेब से कितना पैसे आ रहा है आपका? 40। 10 रुपए क्या है? टैक्स है। तो समझ लो फैक्टर कॉस्ट हमें चाहिए, मार्केट प्राइस मुझे गिवन है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए मैं क्या करूंगा? मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटी है। छोटी कॉस्ट जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस करूंगा। मैं क्या माइनस करूंगा? टैक्स। टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, तो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कहेंगे? एनआईटी। एनआईटी क्या है बेटा हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर क्या आता है बेटा हमारा? आता है फिर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस चाहिए हमें, मुझे फैक्टर कॉस्ट गिवन है। मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है। फैक्टर कॉस्ट क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट एक हमारी छोटी अमाउंट है, मेरे को बड़ी अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा मार्केट प्राइस पे जाने के लिए। क्या प्लस करूंगा? एनआईटी। इतना तो हमें क्लियर हो गया। ये हमारा कन्वर्जन पार्ट तो समझ आ गया। अब मुद्दे की बात ये होता है कि एनआईटी क्या होता है। एनआईटी देखते हैं क्या होता है। एनआईटी क्या होता है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इनको समझ आ गया क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये बता दो बेटा मैं आपको। ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन indirect taxes and subsidies. It is the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect tax कौन सा है बेटा आपका? जीएसटी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जीएसटी क्या होता है ये तो पता है ना सबको, जो भी हमारे टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को बेसिकली, वो ये हमारा एक टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स की। सब्सिडीज क्या है बेटा? सब्सिडीज होती है जितने भी गरीब लोग हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनको गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंशियली हेल्प करती है। कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू या फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट के थ्रू, वो हमारी क्या होती है? सब्सिडीज। एनी फाइनेंशियल assistance
असिस्टेंस या फिर हेल्प बाय द गवर्नमेंट टू पुअर पीपल इज नोन एज सब्सिडीज। खत्म कहानी। इतना समझ आया बेटा? इसको एज इट इज नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे फॉर्मूला एनआईटी का क्या होता है बेटा हमारा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मींस सब्सिडीज, आईटी मींस इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आया? कई बार सब्सिडीज की जगह फाइनेंशियल असिस्टेंस भी गिवन होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में कंफ्यूज मत होना, वो आपकी सब्सिडीज ही हैं। ये बेटा आपके कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये एनआईटी मैंने नीचे आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिया। समझ आया आपको यहाँ तक? ये बेटा आप इसको अच्छे से नोट कर लो, जो मैंने एग्जांपल लिख रहे हो वो भी साथ साथ लिखते जाओ, ताकि जब आप रिवीजन करो आपको सब कुछ याद आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? फिर से बताया तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या है? मार्केट प्राइस वो प्राइस जो मार्केट में ऑफर किया जाता है, जिस प्राइस पर कॉमोडिटी। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि पेएबल होती है टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट से छोटी अमाउंट पे जाने तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एनआईटी। और अगर बेटा हमारे को फैक्टर कॉस्ट है, ऐसे फैक्टर कॉस्ट छोटी अमाउंट है, छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट पर जाने तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे एनआईटी। खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। बस यही है इसके अंदर। पूरा क्लियर हुआ बेटा? यहाँ से सबको अच्छे से समझ आ गया? इसको बेटा ढंग से एक बार नोट कर लो, ठीक है? तो बेटा ये आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमारा आता है, जिसमें मैंने भी पहले क्या करवाया था, मैंने को क्या करवाया बेटा? ग्रॉस और नेट में चेंज करना सिखाया, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस चेंज करना सिखाया। अब हम सीखेंगे बेटा चेंज करना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ठीक है बेटा? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम होती क्या है पहले वो देखते हैं बेटा। द इनकम which is being generated within the domestic territory, the income which is being generated within the domestic territory is known as domestic income। और नेशनल इनकम क्या होती है बेटा? द इनकम which is being generated within the domestic territory and from rest of the world। समझ आया? दोनों का मतलब दोनों एक जैसी हैं, बस एक चीज का फर्क है। डोमेस्टिक इनकम जो होगा वो सिर्फ ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा है, और नेशनल इनकम
जो कमाया है इंडिया, विद इन इंडिया, प्लस आउटसाइड इंडिया। जो पैसा मैंने इंडिया में कमाया है प्लस जो मैंने बाहर से कमाया, वो क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। और डोमेस्टिक इनकम क्या है बेटा, जो मैंने पैसा सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया में कमाया है। समझ आया? यहां तक कोई भी दिक्कत, हैरानी, परेशानी, कुछ भी बेटा? और ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं बेटा, इसके ऑल्टरनेट नेम है एनडीपी एफसी, और नेशनल इनकम का क्या है बेटा, एनएनपी एफसी। ये एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी क्या है, क्या क्या लिखा है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको प्रॉपर जो है मैं आगे अपने फर्दर लेक्चर में समझाऊंगा ढंग से। अभी के लिए सिर्फ एक ऑल्टरनेट नेम है, रट लो। समझ आया? सब कुछ एक साथ करवा दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए जो बेसिकली हमें समझना है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम जो विद इन इंडिया कमाया है, नेशनल इनकम जो विद इन इंडिया भी कमाया है प्लस जो मैंने बाहर से भी कमाया है, आउटसाइड द इंडिया एंड विद इन इंडिया। खत्म कहानी। तो इसमें बड़ी अमाउंट कौन सी होगी, डोमेस्टिक इनकम जो है ये स्मॉल अमाउंट है, और नेशनल इनकम एक बिग अमाउंट होगी, क्योंकि इसमें बाहर की भी इनकम ऐड हुई है। इसमें सिर्फ इंडिया इंडिया की है तो ये छोटी अमाउंट होगी। तो कन्वर्जन इसकी सीख लेते हैं बेटा अब हम। जैसे कि अच्छा, सबसे पहले जो हम पैसा आउटसाइड इंडिया कमाते हैं, जो हम पैसा आउटसाइड इंडिया कमाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनएफआईए। क्या कहते हैं, एनएफआईए, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसकी फुल फॉर्म है बेटा। जो हम पैसा बाहर से कमाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। खत्म। यहां देखो बेटा, जरा कन्वर्जन सीखते हैं। मैंने आपको सिर्फ आज कन्वर्जन सिखा रहा हूं। नेक्स्ट जो मेरी क्लास में लेक्चर करवाऊंगा बेटा, मैं उस पे एनएफआईए, आपको जो है एनएफआईए का टोटल जो सिनेरियो है कि कैसे कैसे इनकम जनरेट होती है, क्या क्या है क्या क्या नहीं, वो मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हमारा काम सिर्फ कन्वर्जन का। पहले कन्वर्जन सीख लेते हैं, पूरी कहानी खत्म। देखो बेटा, डोमेस्टिक इनकम और एक आपकी है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब सिर्फ इंडिया की इनकम, नेशनल इनकम का मतलब इंडिया की भी इनकम और बाहर की भी इनकम। यहां पर देखो, ये देखो बेटा जरा, आप डोमेस्टिक इनकम मेरे को चाहिए, नेशनल इनकम मुझे गिवन है। तो जो डोमेस्टिक इनकम है ये स्मॉल अमाउंट होगी और ये हमारी बिग अमाउंट है। तो बड़ी अमाउंट से मुझे छोटी अमाउंट पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, बाहर की इनकम, एनएफआईए। बाकी आपको टेक्निकल तरीके से भी बताया था, ये टेक्निकल तरीके से आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, डोमेस्टिक मेरे को सिर्फ इंडिया की इनकम चाहिए और इसमें इंडिया की इनकम भी और बाहर की इनकम भी है। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ इंडिया की इनकम होती है, नेशनल इनकम में जो मैंने इंडिया में कमाया वो भी है और जो मैंने बाहर से कमाया वो भी है। मुझे सिर्फ इंडिया का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बाहर की इनकम माइनस कर दूंगा। बाहर की इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएफआईए। तो एनएफआईए माइनस कर दिया, खत्म कहानी। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हो गया यार, आगे चलूं, नेशनल इनकम पे आ जाओ। मुझे नेशनल इनकम चाहिए, डोमेस्टिक इनकम मुझे गिवन है, तो डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल पे जाना है, मतलब कि मुझे सिर्फ इंडिया की इनकम चाहिए, मुझे टोटल चाहिए, नेशनल इनकम चाहिए, मतलब इंडिया की भी चाहिए और बाहर की भी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बाहर की इनकम प्लस कर दूंगा। और बाहर की इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएफ
आइए खत्म कहानी बेटा। समझ आया आपको यहाँ तक? जितना मैंने बेटा ये अभी तक करवाया है आपको, कन्वर्जन के हमारे 3 स्टेप्स थे, तीनों स्टेप मैंने करवा दिए। ग्रॉस नेट में चेंज करना, ग्रॉस या नेट में चेंज कैसे करते हैं हम? डेप्रिसिएशन के थ्रू। फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस में चेंज कैसे करेंगे बेटा हम? एनआईडी के थ्रू। और डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में चेंज कैसे करेंगे बेटा हम? कैसे करेंगे? एनएफआईए के थ्रू। एनएफआईए मतलब आपकी बाहर की इनकम। समझ आया? अभी बेटा कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसमें आपकी सारी कंफ्यूजन जो टोटल सब खत्म कर दूंगा बेटा मैं। समझ आया आपको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, हरानी, परेशानी कुछ भी बेटा? इसको जो है बेटा आप अच्छे से नोट कर लो। सिर्फ इसमें कन्वर्जन में आपका सिर्फ यही है, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको समझ आ गया ये तो आप लगा लो आपका 50% नेशनल इनकम खत्म। जो चीज हमारे को प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा परेशान करती है वो कन्वर्जन है बेटा। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपकी पूरी स्टोरी जो है खत्म है। समझ आया यहाँ तक? इसको अच्छे से नोट कर लो। जैसे जैसे मैं जो चीजें करवा रहा हूँ इन सबके प्रॉपर तरीके से बेटा आप नोट्स बनाते जाओ। ठीक है? समझ आया सबको बेटा यहाँ तक? आज के लिए यही है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा सा और फोकस डालूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? बाकी आज जो इसके आप सिर्फ नोट्स बना लो और कुछ नहीं, प्लस पिछला रिवाइज कर लो, खत्म। समझ आया बेटा? बस थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही है।